In this lecture, we are going to cover the in different interactions between among different soil organisms. We'll see the role of microorganisms in biogeochemical cycling, that is the cycling, or you can say recycling of essential elements on Earth, and the steps which are involved in nitrogen and carbon cycle. By the end of the lecture, you'll be able to describe and define various relationship of soil organisms with example. You can identify the microorganisms that are involved in nitrogen and carbon cycle, and you can identify the steps involved in each cycle. Then you can summarize the importance of biogeochemical cycling in maintaining the earth, life on earth. If you talk about different relationships between microorganisms, as you know that there are among hundreds and thousands of microorganisms living together in this soil environment. So there is not a single microorganism which you can say is living inside the soil. They are living with their close partners and they are getting benefit from them as well. So in this regard, there are different types of relationships. एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें वो एक साथ रह रहे होते हैं. जैसे हम ऐसे एग्जांपल दें कि एक छोटे से सिटी में आपके पास हर तरह के और हर नस्ल से हर उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रह रहे होते हैं. इसी तरह की हार्मनी या सिम्बियोसिस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान भी पाई जाती है. सो सिम्बियोसिस it refers to a condition in which the individuals of a species live in close association with the individuals of another species, although they are not from the same species. जैसे अगर हम बात करें जैसे फंगस है कोई और वो किसी बैक्टीरिया के साथ रह रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि although they are belonging to different species, different genus, उनकी फाइलम भी अलग है, लेकिन इसके बावजूद वो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ ग्रो कर रहे हैं. तो ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट इन सेवरल वेज, जो कि एक दूसरे के साथ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, कभी कभार ये एक दूसरे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, या ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं. तो हर तरह की जो है आपके पास डिफरेंट आप कह सकते हैं कि कंडीशंस अवेलेबल है. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है सिम्बियोसिस की, यानी लिविंग टुगेदर, उसमें फर्स्ट फॉर्म आपके पास म्यूचुअलिज्म है. म्यूचुअलिज्म जो है इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस इन विच both the organisms or both the partners are getting benefit from each other, or the manner in which benefit is derived, it depends on the type of interaction. अगर it is in terms of exchange of nutrients, तो हम उस relationship को साइंट्रोफिज्म कहते हैं. सिंट्रोफिज्म या साइंट्रोफिज्म, सिंट्रोफिज्म का मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है म्यूचुअल नरिशमेंट. फॉर एग्जांपल, इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके पास वो लाइकेन की है. लाइकेन आर द सिम्बियोटिक और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया और एल्गी. या तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं और एल्गी होते हैं, दोनों तरह के मौजूद होते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं वो भी. तो इसमें लाइकेंस जो हैं वो आपके पास यानी जो फंगस होता है वो अपनी कार्बोहाइड्रेट यानी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया या एल्गी. इनके पास साइनोबैक्टीरिया या एल्गी जो है इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये उस सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपने आप को यानी अपने लिए फूड बना सकते हैं. उस फूड का कुछ हिस्सा लाजमी एनर्जी के लिए ये भी यूज़ करेंगे अपने लिए, और बाकी ज़्यादातर जो है वो किसके पास चला जाता है, फंजाई के पास. इसके अलावा इनको इन रिटर्न क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया हैं आपके पास या एल्गी हैं, उनको ये फ़ायदा होता है कि दे गेट फर्म सपोर्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स.
फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक में अगर ग्रो कर रही है, ये किसी वुड के ऊपर ग्रो कर रही है, तो उनको इनकी हाइफा की वजह से, जो एक थिक फिलामेंट ग्रो करता है फंजाई, उसकी वजह से इनकी ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेस जो मौजूद होते हैं फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में, उनसे भी बच जाते हैं। और इनकी फर्म ग्रोथ होने की वजह से ये अपने आप को इस फिलामेंटस ग्रोथ के साथ साथ इनके पास फर्म सपोर्ट आ जाती है और ये मुख्तलिफ जगहों पर अपने आप को आराम से ग्रो कर सकते हैं। लाइकेंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है ग्रेजिंग का फॉर एनिमल्स, स्पेशली इन एरियाज़ जैसे जो फ्रॉस्टिंग एरियाज़ है हमारे पास, जहाँ पे जैसे टुंड्रिक रीजन है, जो आपके पास आइस डेजर्ट्स हैं, क्योंकि ये आइस पे भी ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनका फूड का जो बेसिक सोर्स है वो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइकन। तो लाइकन जो है इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत है, और क्योंकि ये हर तरह की सरफेस पे ग्रो कर जाती है तो ये बेनिफिशियल है फॉर एनवायरनमेंट एज वेल, और जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड सोर्स है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी जैसे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, जिसमें हम राइजोबियम को देख सकते हैं। राइजोबियम आपको पहले भी मैंने बताया कि वो लेग्यूम्स की रूट पे ग्रो करता है, और ये राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन होती है, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये बेनिफिट हो रहे हैं कि एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस मौजूद है उसकी वजह से ये अपने आप को रूट की नोड्यूल के अंदर ग्रो करवा देते हैं, और उसके बाद ये प्लांट को, यानी जिस लेग्यूम्स की रूट के अंदर हैं, उनको क्या ये फ़ायदा पहुंचाते हैं कि ये वहाँ से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और वो फ्री इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो प्लांट यूज़ नहीं कर पाता उनको ये उस फॉर्म में ले आते हैं जिसको ईज़िली जो है वो प्लांट यूज़ कर सकता है। तो ये एक तरह की म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स को, दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव कमेंसलिज्म भी है इसमें, अनदर एसोसिएशन इज़ कमेंसलिज्म। इसमें ये होता है कि एक पार्टनर को बेनिफिट हो रहा होता है और दूसरे पार्टनर को कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन वो उसको कोई नुकसान भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे फंजाई जो हैं वो सेलुलोज को डिग्रेड कर देते हैं, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ कर लेते हैं। लिग्निन जो है जो एक वुडी प्लांट का जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ये रेजिस्टेंट होता है तकरीबन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिग्रेडेशन से, लेकिन फॉरेस्ट सॉइल में लिग्निन जो है वो डिग्रेड हो जाता है। किन की वजह से? फंजाई की वजह से, बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई जो है हमारे पास, उनकी वजह से। और उनकी डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे और फंजाई भी यूज़ कर लेते हैं और बैक्टीरिया भी यूज़ कर लेते हैं, जो डायरेक्टली लिग्निन को डिग्रेड नहीं कर पाते या यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इस तरह की एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करती है, एंड दैट इज़ नोन एज कमेंसलिज्म। इसको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंट हार्मफुल इफ़ेक्ट वाले आपके पास एसोसिएशंस भी हैं, जिसमें एंटागोनिज्म की एक एग्जांपल है। एंटागोनिज्म एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ द इनहिबिशन ऑफ वन स्पीशी बाय अनदर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास एंटागोनिज्म की, वो है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जो बैसिलस स्पीशी सॉइल में मौजूद होती हैं वो एक एंटी फंगल एजेंट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि सॉइल फंजाई को, बहुत सारे सॉइल फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल सेवरल स्पीशीज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रॉम सॉइल प्रोड्यूसेस एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स। Most of the commercial antibiotics such as streptomycin, chloramphenicol, terramycin and cyclohexamide, they have been produced by the masses of streptomyces. So ये लार्जेस्ट ग्रुप स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर्स हैं सॉइल में, और इनकी वजह से बहुत सारे दूसरे जो सॉइल फंगस हैं या दूसरे
आपके पास बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. सो दिस इज़ नोन एज एंटागोनिज्म. देन वी हैव कंपटीशन. कंपटीशन का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो रैपिडली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यानी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो तेज़ी के साथ ग्रो करेगी, और जो दूसरा आपके पास पार्टनर या दूसरा जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो कॉम्पीट करेगा उन न्यूट्रिएंट्स के लिए. जैसे सॉइल में हम अगर देखें तो एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट स्पीशी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, और उनके दरमियान एक तरह की एक्टिव कंपटीशन होती है ताकि इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के लिए भी. तो जो भी लिमिटिंग सबस्ट्रेट होता है वो फेवर करेगा किसी एक स्पीशी की ग्रोथ को दूसरे के मुकाबले में. इस तरह की चीज़ को हम कहेंगे कंपटीशन. ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स हैं फ्यूरेसियम के, या ऊस्पोर्स हैं एफिनोमाइसिस के, और कोनिडिया हैं आपके वर्टिकुलम डायला के. इनको एक्सोजेनस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं सॉइल में जर्मिनेट करने के लिए, लेकिन जो दूसरे फंजाई और सॉइल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इन न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं. तो इस तरह की जो स्पोर फॉर्मेशन होती है इन ऑर्गेनिजम्स की जिनके मैंने नाम लिए, जैसे फ्यूरेसियम और स्पोर्स ऑफ एफिनोमाइसीड्स, इनकी जर्मिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है उस पॉपुलेशन में. तो इस तरह की जो कंपटीशन है इसमें फ्री स्पेस भी चाहिए होता है. तो फ्री स्पेस अगर जैसे सॉइल बैक्टीरिया हैं वो ग्रोथ किसकी सप्रेस कर सकते हैं, फंगल पॉपुलेशन की, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी के साथ होती है. इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो उन न्यूट्रिएंट्स को तेज़ी के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स को वो उन इनहिबिट कर देंगे, यानी उनकी कंपटीशन में उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा जो है वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. इसी तरह से हमारे पास एक और एसोसिएशन है विच इज़ नोन एज पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म का मतलब यही होता है कि किसी होस्ट के ऊपर आप रह रहे हैं और उसकी तमाम न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए दूसरा जो पैरासाइट है वो उससे फ़ायदा उठा रहा है. ठीक है, तो ये इनकी जो एसोसिएशन होती है वो होस्ट की लाइफ पे और उनकी कांटेक्ट पे जो है डिपेंड करती है. इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है जैसे बैक्टीरियोफेजेस जो है वो बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर रह के उनकी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज़ करते हैं, उनको किल कर देते हैं. इसी तरह से हमारे पास यानी पैरासाइट जो है वो बेनिफिट कर रहा है होस्ट से, और होस्ट जो है उसके नतीजे में एडवर्स इफेक्ट जो है उसको प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स कि अगर वो किल नहीं भी हो रहा तो उसकी तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है एग्जॉस्ट कर रही है. इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है जैसे काइट्रिड फंजाई जो होते हैं ये एल्गी को पैरासिटाइज कर देते हैं. एल्गी के अंदर रहते हैं, वहाँ पे उनको पैरासिटाइज कर देते हैं, और दूसरे फंजाई और प्लांट्स को भी पैरासाइटिक रिलेशनशिप में ले आते हैं. तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन्स हैं फंजाई की जो कि एल्गी या प्लांट या एनिमल के ऊपर जो है अपने ग्रो करते हैं उनके अंदर और उन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. फिर इसके हमारे पास एक और एसोसिएशन मौजूद है जो कि कहलाती है प्रीडेशन. प्रीडेशन का मतलब अगर आप इसको लिटरल मीनिंग में देखेंगे तो दैट मीन्स कि अटैक करना, शिकार करना. तो प्रीडेशन जो है वो एक एसोसिएशन इस तरह की है जिसमें प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म जो है दैट इट किल्स and it feed on the prey organism, and it is one of the most dramatic interrelationship among microorganisms in nature. For example, nematophagous fungi, they are the best example of predatory soil fungi. Species of Arthrobotrys and Dactyla, they are known as nematode trapping fungi. Nematode trapping fungi, that means they attack nematodes in a process which is known as grazing, और फिर उनको किल करके उनके तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये फंगस यूज़ कर लेते हैं.
Another example is Delovibrio. Delovibrio is actually a gram-negative bacteria. It is an obligate aerobic gram-negative bacteria. It attacks other negative bacteria and feed on the constituent of their host, और वो such as nucleic acid and proteins, और उनको kill कर देता है. So let's sum up the different interactions among soil organisms. उसमें हमारे पास सबसे जो मतलब क्लोजली रहना, अब चाहे वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में हों या यूज़फुल इफ़ेक्ट्स में हों, उसको हम कहेंगे सिम्बियोसिस. अगर उसमें फ़ायदा हो रहा है दोनों पार्टनर्स को तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है लाइकन की. अगर एक पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को नहीं हो रहा और लेकिन उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो इस तरह के हम रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म. फिर हमारे पास जो है दूसरी तरह की रिलेशनशिप है जिसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं दूसरे पार्टनर को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को. उसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एंटागोनिज्म की, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है. दूसरी फिर हमारे पास कंपटीशन है जो न्यूट्रिएंट्स और स्पेस के मुकाबले में, यानी जो स्पेस ज़्यादा कवर कर लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उस दूसरे को आउटग्रो कर देगा. और अगर कोई न्यूट्रिएंट ऐसा है जिसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो तेज़ी के साथ यूज़ कर रहा है तो वो तेज़ी से ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्टनर ऑर्गेनिज्म. फिर हमारे पास पैरासाइटिज्म की एग्जांपल है जिसमें एक तरह की पैरासाइटिक रिलेशनशिप होती है, यानी होस्ट सेल जो है उसको नुकसान पहुंचता है. अगर उसको किल नहीं भी कर रहा पैरासाइट तो उसको एग्जॉस्ट कर देता है न्यूट्रिएंट्स के मामले में. और तीसरी सबसे लास्ट हमारे पास है प्रीडेशन, जिसका मतलब अटैक करना है, यानी एक तरह का ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेते हैं. Now we'll see the role of microorganisms in recycling of important elements, which is known as biogeochemical cycling. Earth जो है हमारे पास it's a closed system with overall quantity of matter remaining constant. अरसे दराज से हवा एटमॉस्फेयर मौजूद है आपकी अर्थ पे, लेकिन इसकी परसेंटेजेस में किसी तरह की कमी नहीं आती, ना नाइट्रोजन की, ना ऑक्सीजन की, ना कार्बन डाइऑक्साइड की. ये किस तरह से मुमकिन है? या पानी जो मुस्तकिल रिसाइकिल हो रहा है और किसी एक फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? सो दिस ऑल इज़ हैपनिंग वाई बिकॉज देयर इज़ continuous process going on which is known as biogeochemical cycling, which is the sum of microbial, physical and chemical processes that drive the flow of elements between sediments, water and atmosphere, and this is known as biogeochemical cycling. यानी किस तरह एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी एनवायरनमेंट में फ़्लो कर रहे हैं, उनकी फ़्लो किस तरह से हो रही है, चाहे वो किसी फिज़िकल मैनर से हो रही हो, केमिकल से हो रही हो या माइक्रोबियल से हो रही हो. तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो सेडिमेंट्स जो हैं आपकी समंदर की तह में अगर मौजूद हो या ऊपर हो, जहाँ भी हो, वहाँ से उनका निकलना, वाटर में उनका होना, फिर एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस होना, तो ये एक तरह की साइकिल है जो इट्स गोइंग ऑन, जिसकी वजह से एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है या उनका जो क्वांटिटी है वो क्या है आपके पास कांस्टेंट है. सो ये डिपेंड करती है कि किस तरह से एलिमेंट्स जो हैं वो आपकी एनवायरनमेंट में फ़्लो कर रहे हैं. और इसमें स्पेशली हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस जो है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर continuously recycling from one form to another. This changes in their chemical states जो है वो इनके अकर होती है, यानी पहले अगर ये एटमॉस्फेरिक फॉर्म में है तो फिर इनको सॉलिडिफाइड फॉर्म में लाया जाता है और एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये चेंजेस जो है स्टेट्स ऑफ मैटर के दरमियान हो सकती है, लेकिन लॉस एक्चुअली नहीं है बल्कि एक बैलेंस है आपके एनवायरनमेंट में. सो
इसी तरह से ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रोकन डाउन हो रहे हो या और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन. So mineralization is actually, it is used to describe the decomposition of organic matter to simpler inorganic compounds. For example, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आप एक ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाना, अमोनिया का बन जाना, मीथेन का बन जाना या हाइड्रोजन का रिलीज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें इन सिंपलर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं. सो दिस इज़ नोन एज मिनरलाइजेशन. इसमें जो सबसे पहली हमारे पास एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोजन साइकिल की. नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट साइकिल एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस फ्रॉम द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू complete or to change itself into organic compounds in plants and then in animal tissue, and further to simple inorganic compounds like ammonia and nitrate, and eventually the release of molecular nitrogen back to the atmosphere. This whole process is known as nitrogen cycle. For examples, this atmospheric nitrogen, first it is fixed by the plants, ठीक है, और वो फिक्स कौन कर रहा है, इनको डिकम्पोजर्स कर रहे हैं. ठीक है, ये जो है प्लांट्स जो है इनकी जो है किस फॉर्म में आ रही हैं ये डिकम्पोज होने के बाद, यानी ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको जब प्लांट्स फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद ये किस फॉर्म में आ रही है, अमोनियम के फॉर्म में. ये अमोनियम जो है फिर एक और प्रोसेस के थ्रू, यानी जो बैक्टीरिया हैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इस अमोनियम को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स. फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करें नाइट्रेट्स में, और उसके बाद ये दोबारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो रही. तो ये एक तरह की साइकिल है. आप देखें यहाँ पे, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज में दो तरह से, भी मैं आपको जब डिटेल पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिम्बियोसिस में रहते हैं, यानी इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रूट्स ऑफ द प्लांट, और दूसरे जो है फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल में इधर उधर मौजूद होते हैं. तो दोनों तरह से जो है नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है. ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं, ये जब ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये इसी सॉइल के अंदर बरी होते हैं. इसमें ह्यूमंस की एग्जांपल भी आपके पास. फिर इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन्स, उनको भी ये कौन ब्रेक डाउन करते हैं, ये डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद इनको इस फॉर्म में लाते हैं जिसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं. और ये जो है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स जो हैं ये इस तरह की फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाते हैं जिनको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है. So this whole process is known as nitrogen cycle. जो several biochemical steps हमारे पास nitrogen cycle में, the first one is the proteolysis, then ammonification, then nitrification, then nitrate reduction, and then denitrification. If we talk about proteolysis में क्या होता है कि प्लांट जो है वो अमोनिया यूज़ करते हैं, which is produced by symbiotic and non-symbiotic nitrogen fixation to make their amino acids, and eventually plant proteins are converted into animal proteins when animals eat those plants. So upon death, plant and animal undergo microbial decay in the soil, and nitrogen contained in their protein is released. Thus, the process of enzymatic breakdown of protein with the help of microorganism is known as proteolysis. तो प्लांट जो है वो अमोनिया में जो है वो प्लांट यूज्ड अमोनिया विच इज़ मेड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ठीक है, और उनकी अमाइनो एसिड्स जो है वो कौन यूज़ कर रहे हैं, इवेंचुअली प्लांट प्रोटीन्स बन रही हैं. एनिमल्स जो है वो उन प्लांट को यूज़ करते हैं और उस प्लांट प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल प्रोटीन में. फिर क्या होता है कि ये एनिमल और प्लांट डाई होते हैं
और इनके अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद है इनकी प्रोटीन में वो रिलीज़ होती है। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इज़ एक्चुअली टर्म्ड एज प्रोटियोलाइसिस। इसमें जो है 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में प्रोटियोलाइसिस की क्या होती है कि एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन हो रही है प्रोटीन की, और प्रोटियोलाइसिस जो है वो बैक्टीरिया की जॉब है जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीनेजेस, जो इस प्रोटीन को स्प्लिट करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में। यानी ये प्रोटीन जो है दीज आर बीइंग अटैक्ड बाय बैक्टीरिया थ्रू द एंजाइम प्रोटीनेजेस, and these proteins are converted into smaller units which is known as peptides. ये smaller units है प्रोटीन के, इनको पेप्टाइड्स कहते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद जो पावरफुल प्रोटीनेजेस हैं वो फंजाई या कुछ बैक्टीरिया भी बनाते हैं, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है, बैसिलस है, ये प्रोटीनेजेस बनाते हैं। इसके अलावा पेप्टाइडेजेस जो हैं, ये पेप्टाइड जो हैं दे विल बी अटैक अपॉन डिफरेंट फंजाई और डिफरेंट डीकम्पोजर्स विच में बी बैक्टीरिया और फंजाई। ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइडेजेस, और ये पेप्टाइड्स जो हैं फिर ये यूनिट में चेंज हो जाते हैं। जो सबसे स्मॉलर यूनिट है आपके प्रोटीन का, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स। पेप्टाइडेजेस जो हैं वो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसीड्स भी हो सकती हैं। तो ये क्या करते हैं, इन पेप्टाइड्स को फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं। सो प्रोटियोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, it's occurring in 2 steps. The first one is being protein which is being attacked by proteinases and converting proteins into smaller units, that is peptides, and then these peptides are further attacked upon the enzyme peptidases and converting these peptides into the unit or smaller consumable form of protein, that is amino acids. Then occurs ammonification. Amino acids which are ammonification को हम amino acid degradation भी कहते हैं। यानी amino acids which are released during proteolysis, it undergoes deamination in which nitrogen containing amino group is removed. Nitrogen containing amino group आपके पास क्या हो सकता है, NH2. So the process of deamination leads to the production of ammonia which is termed as ammonification. इसको हम deamination वाला स्टेप भी कह सकते हैं और ammonification भी कह सकते हैं। Deamination एक्चुअली क्या है, removal of amino group from this particular, जैसे इसमें मैं एग्जांपल आपको deamination एलेनिन की दिखा रहे हैं। एलेनिन की deamination हुई तो इसमें से by this enzyme and which is known as deaminase, and it is converting this L-alanine और alanine to pyruvic acid, और इसके नतीजे में आप देखें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया। यानी NH2 ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप इससे रिमूव हो गया एलेनिन से, और यहाँ पे ये इस वाटर मॉलिक्यूल से मज़ीद एक हाइड्रोजन देगा और क्या बन जाएगा, अमोनिया, और ये पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास मौजूद है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो क्या हो रहा है कि the process of ammonification is mediated by several soil organisms, and ammonification usually occurs under aerobic conditions जिसको हम ऑक्सीडेटिव अमाइनेशन डीअमाइनेशन कहते हैं, और लिबरेशन इसमें किसकी हो रही है, अमोनिया की, या इन अदर फॉर्म्स अमोनियम भी हो सकता है, NH4 भी हो सकता है, विच आर आइदर रिलीज टू द एटमोसफियर और यूटिलाइज बाय द प्लांट्स or and microorganisms. So the process of ammonification are commonly brought about by Clostridium species or Micrococcus species, Proteus species, and one example is here of L-alanine, which is being changed into pyruvic acid, and in this regard this amino group is removed from alanine and ammonia is produced, which is then it can then
react with the water that is present in the soil and convert itself into ammonium, which is then used by the plant roots. उसको वो use कर सकते हैं. The third step is नाइट्रिफिकेशन, यानी जो अमोनिया प्रोड्यूस हो गया या अमोनियम प्रोड्यूस हो गया वो अब कैसे उस फॉर्म में आएगी जिसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स हम कहते हैं और जिसको जो प्लांट है वो यूज़ कर सकता है. नाइट्रिफिकेशन भी जो है हमारे पास ये 2 स्टेप प्रोसेस है. ठीक है. द अमोनियम और अमोनिया विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग अमोनिफिकेशन दे आर एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट्स एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन. इसमें हमारे पास सॉइल कंडीशंस यानी कितनी सॉइल जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है, सॉइल वेल एरिएटेड है या नहीं है, पीएच कैसा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है नाइट्रिफिकेशन के लिए. दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट ब्रॉट अबाउट दिस नाइट्रिफिकेशन. Nitrification itself is a 2-stage process and it is performed by different groups of bacteria. The first one, the first step is known as nitritation. Nitritation में क्या हो रही है? Oxidation of ammonia of nitrite is brought about by ammonia oxidizing bacteria such as Nitrosomonas europaea. ठीक है. नाइट्रोसोमनास यूरोपिया, नाइट्रोसोविब्रियो टेनियस और नाइट्रोकोकस नाइट्रोसिस. ठीक है. इसके अलावा नाइट्रोसोस्पाइरा ब्राइनस भी जो है ये भी अवेलेबल होता है और ये एक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसिफिकेशन, इसके थ्रू अमोनिया को चेंज कर रहा है नाइट्राइट में. ठीक है. नाइट्राइट विच इज़ नोन एज NO2. ठीक है. नाइट्राइट NO2. ठीक है. और फिर ये NO3 जिसको ईजिली यूज़ कर सकता है प्लांट, वो दैट इज़ नाइट्रेट. तो नाइट्राइटेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो एग्जांपल्स इंक्लूड हैं यहाँ पे, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ये इस अमोनिया को NO2 में चेंज कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं नाइट्राइटेशन. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है? द नेक्स्ट स्टेप, नाइट्राइट जो है इट इज़ ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट बाय नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया. इनको हम कहते हैं NOR, यानी नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग रिडक्टेज. ठीक है. NOR ये हमारे पास जो है ये इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो क्या क्या हैं? नाइट्रोबैक्टर विनग्रासिकी, नाइट्रोस्पाइनिया ग्रैसिलस. ठीक है. ये क्या करें? और नाइरोसोकोकस मोबिलस और दूसरे फंजाई भी इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे पेनिसिलियम और एस्परजिलस. एक्टिनोमाइसिटीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस और नोकार्डिया. ये क्या कर रहे हैं? इस नाइट्राइट आयन को चेंज करें नाइट्रेट में. जब ये दोनों आपके प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं, देन द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ammonia has been converted into an inorganic form of nitrogen which is nitrate, and this inorganic form is thus available to plant and they can use it easily. So the chemical equation, the first one is ammonia which is being oxidized, is changing into NO2, liberating hydrogen and water, and in the second step this nitrite is then oxidized into nitrate by these nitrite oxidoreductase NOR. The whole step can be summarized as follow. This ammonia is oxidizing, then converting this NO2 with the liberation of hydrogen and water, and then converting into nitrate. इसके बाद आपके पास जो है एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो एसिमिलेशन है, या जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट रिडक्शन. आफ्टर द नाइट्रेट हैज़ बिन फॉर्म बाय नाइट्रिफिकेशन, बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में बाय एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन. द रिएक्शन इज़ ऑल्सो एरोबिक
and the overall reaction can be summarized as follows. So the heterotrophic bacteria, for example E. coli or Azospirillum, they are capable of converting nitrates to nitrites and nitrites to ammonia. So नाइट्रिफिकेशन जो है वो रिवर्स बैक हो जाती है कम्प्लीटली, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट रिडक्शन या एसिमिलेशन. नाइट्रेट रिडक्शन में हमें जो है अमूमन ये एनारोबिक सॉइल कंडीशंस जहाँ पे वाटर लॉक्ड सॉइल्स हैं वहाँ जो है मुश्किल होती है इसकी. तो इस स्टेप में आपके पास नाइट्रेट रिडक्शन जो है वो अमोनिया को प्रोड्यूस कर रही है, और दैट इज़ थ्रू डिसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन, एंड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स assimilate ammonium for synthesis of proteins and amino acids. So that's why it is known as nitrate reduction. The next step is then denitrification. Denitrification जो है हमारे पास, it is the reverse process of nitrification. During denitrification, nitrates are reduced to nitrites and then to nitrogen gas and ammonia. Thus, reduction of nitrates to gaseous nitrogen by microorganisms in a series of biochemical reaction is called denitrification. The process is wasteful as available nitrogen in soil is lost to atmosphere, and the overall process of denitrification is as follows. The first one is nitrate, ठीक है, then it is converted into nitrite, then to nitric oxide, then to nitrous oxide, and then into nitrogen gas. The process is also called as dissimilatory nitrate reduction, as nitrate nitrogen is completely lost into atmospheric air. In the soil with high organic matter and anaerobic soil conditions, यहाँ पे denitrification जो है ज़्यादा होती है, जैसे राइस या इस तरह की फील्ड्स जो है इनमें denitrification ज़्यादा होती है. The most important denitrifying bacteria includes Thiobacillus denitrificans, Micrococcus denitrificans, and species of Pseudomonas, Bacillus, Archromobacter, Serratia, Paracoccus, etc. Denitrification leads to the loss of nitrogen from the soil, so which results into depletion of essential nutrient for plant growth, and therefore it is an undesirable process reaction for if we are talking about the soil fertility and agricultural productivity. Although denitrification is an undesirable reaction in agricultural productivity, but it is a major ecological importance since without denitrification the supply of nitrogen, including nitrogen of the atmosphere, would have not got depleted, and nitrates, which are toxic, can be accumulated in soil and water. So denitrification क्या हो रही है? ये एक तरह का वेस्टफुल आपके पास प्रोसेस है. क्यों? अगर हम प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो एसेंशियल एलिमेंट है जिसको प्लांट यूज़ कर रहा है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो रहा है. सो अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीनाइट्रिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बट इन अदर इकोलॉजिकल हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी जो साइकिल है वो मेंटेन हो रही है, और ऑर्गेनिक जो आपके अबंडेंटली नाइट्रोजन अवेलेबल एटमॉस्फेयर में वो इसी वजह से कि डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस बार बार आपकी जो फिक्स हो रही है नाइट्रोजन उसको रिलीज़ कर रहा है. सो इन दिस लेक्चर आई विल स्टॉप ओवर हियर. कार्बन साइकिल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी इंशाल्लाह. सो फॉर फ्रॉम दिस लेट्स सम अप आवर whole lecture, and it in first thing is the interactions between among soil microorganisms जो आपको बताया, जिसमें सिम्बियोसिस है. इसमें आपके पास जो
यूज़फुल रिलेशनशिप जैसे म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म है। जो आपके पास हार्मफुल है उसमें एंटागोनिज्म, कंपटीशन, पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन है। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप में एक स्पीशीज जो है दूसरे स्पीशीज के साथ रह रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रीसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स में कैसे हैं, क्योंकि अर्थ एक क्लोज सिस्टम है तो आपके पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है जितने एलिमेंट्स यानी एसेंशियल एलिमेंट्स जिनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, ये दोबारा यूज़ होते जाते हैं। तो किस तरह से इनकी साइकिल मेंटेन रहती है, दैट इज़ नोन एज बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल की है, जिसमें सबसे पहले जो आपकी अबंडेंटली अवेलेबल है नाइट्रोजन, ये इस फॉर्म में प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको क्या होना होता है, इसको फिक्स होना होता है, और उसको फिक्स कौन करता है, प्लांट्स फिक्स करते हैं। किस तरह से कि सिम्बियोसिस के थ्रू, यानी सिम्बियोटिक अगर स्पीशी हैं तो वो रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं और फ्री लिविंग सॉइल में मौजूद होते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर रहे हैं अमोनिया या अमोनियम में। ये अमोनियम नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स में यूज़ हो रही है, और इसको कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिर इन्हीं नाइट्रेट्स को, यानी इसी का ये पूरी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का ऑपोजिट जो है वो डी नाइट्रिफिकेशन, जिसमें क्या हो रहा है कि यही नाइट्रेट्स जो हैं दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो रहे हैं बाय डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनके जो स्टेप्स थे उसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन इज़ द प्रोटियोलाइसिस, यानी जो ये प्लांट बन रहा है वो कौन खा रहा है, ये एनिमल्स खा रहे हैं, और इन एनिमल्स यानी ये प्लांट प्रोटीन जो है वो किस में चेंज हो रही है, एनिमल प्रोटीन में। फिर ये जब प्लांट और एनिमल दोनों डाई होते हैं, ये वापस कहाँ आते हैं, आपकी ज़मीन के अंदर आते हैं। वहाँ पे ये डिकम्पोजर्स इनके अंदर जो लॉक प्रोटीन होती है उसको अनलॉक करती है। जब वो उसको अनलॉक करती है तो फिर उसके नतीजे में अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनियम फिर नाइट्रिफिकेशन, एंड दिस साइकिल गोज़ ऑन लाइक दिस। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं क्या है, सबसे पहले प्रोटियोलाइसिस है, देन एमोनिफिकेशन है, देन नाइट्रिफिकेशन है, फिर नाइट्रेट रिडक्शन है, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन है। हर स्टेप में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो इसको कैरी आउट करा लें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हम कार्बन साइकिल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।